हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गैसियस स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने गैसियस स्टेट स्टार्ट किया था, तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हमने देख ली। हमने जो गैसियस लॉज स्टार्ट करे थे, तो उसमें सबसे पहला बॉयल्स लॉ वो हमने देखा। उस पर जो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी हम देखेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन बॉयल्स लॉ पर बनते हैं, ठीक वैसे ही जो है वो जितने भी गैसियस लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गै-लुसेक है, इन सब पर जो ठीक वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जो है वो हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहां से चार्ल्स लॉ। देखिएगा, तो सेकंड जो है वो हमारे पास चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ, देखो वही बात वापस से जो है वो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि जितने भी गैसियस लॉज है ये सारे तभी एप्लीकेबल है जब अमाउंट ऑफ गैस क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर अमाउंट ऑफ गैस जो कांस्टेंट नहीं होगा, कंटेनर में अमाउंट चेंज हो रहा है, तो वहां हम बेसिकली गैसियस लॉज जो है वो नहीं लगा पाएंगे। तो चार्ल्स लॉ भी यही कहता है कि भैया व्हेन अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, है ना, क्या फॉर, या मैं ऐसा लिखूं, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन अमाउंट of gas, if pressure of gas remains constant, then volume of gas will be directly proportional to its absolute temperature। यहां एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है भैया टेम्परेचर इन केल्विन। देखो जी, ये है इसका स्टेटमेंट, आसान सा काम कि ये कहता है कि इस बार आप प्रेशर कांस्टेंट कर दो, और प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो जो वॉल्यूम है ना वो कैपिटल टी के क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। कहने का मतलब अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कैपिटल टी के। इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ बोलते हैं। सीधा सा काम है ना। और वही बात कि अगर यहां से प्रोपोर्शनल आप हटाओगे तो कांस्टेंट काम में लेना पड़ेगा। तो यहां पर v इज इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट आ गया, मान लो अगेन k। और वही है कि ये जो है वो यहाँ r नहीं आएगा, r जो है वो हम आगे काम में लेंगे। r गैस कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट अपने पास मान लो k, और k जो कांस्टेंट है ना, k कांस्टेंट है। और मैं यहाँ लिख देता हूं वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन प्रेशर। कि भैया इस कांस्टेंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, जो चीज आपने जो कांस्टेंट रखी है मेन इक्वेशन में उस पर डिपेंड करेगी। कि जैसे पहले हमने कहा था कि इससे पहले वाले में कि k की वैल्यू जो डिपेंड करती है किस पर, k की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि वहां टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। यहाँ k की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पर, प्रेशर पर। क्लियर है बात। तो अब देखो जरा कि k की वैल्यू डिपेंड करेगी प्रेशर पर। अब ये भी पूछ सकता है कि प्रेशर के साथ किस तरीके से डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली है। पहले वाले में k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, कैपिटल टी के। तो यहां पर देखो कि मैं काम करता हूं कि pv nRT के पास जाता हूं। तो अब अगर मैं कंपैरिजन करूं, देखो v और t है, v और t का रिलेशन, तो यहां पर v और t को रख लो, बाकी को जो है वो ऐसे लिख लो आप nRP और ये t। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो आप देखो यहाँ पर ये क्या है, ये वैल्यू है किसकी, k की। तो k इज इक्वल टू मेरे पास आया nR/p। तो यहां से मैं बोल सकता हूं k और p दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। k इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, p के। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो ये तो हुई एक बात। यहां से क्योंकि हमें पता है v और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं इक्वेशन ये भी तो बना सकता हूं भैया, देखो v/t ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, जिसकी वैल्यू हमने कितनी ले रखी है, k ले रखी है। तो इक्वेशन ये बनेगी v1/v2 इज इक्वल टू t1/t2। जैसे पहले वाले में इक्वेशन बनी थी हमारे पास p1v1 इज इक्वल टू p2v2, ठीक वैसे ही अब इक्वेशन बनेगी v1/v2 इज इक्वल टू t1/t2। आई होप ये चीज जो है समझ में आ गई होगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है, यही है चार्ल्स लॉ। ठीक, फिर देखो कि एक इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि पूरी केमिस्ट्री में एक ही फॉर्मूला हमारे पास ऐसा है जहां पर टेम्परेचर हम डिग्री सेंटीग्रेड पे काम में लेते हैं, बाकी कहीं डिग्री सेंटीग्रेड पे काम नहीं है। तो वो बेसिकली जो है वो ये फॉर्मूला यहीं पर है। तो मैं ये बता देता हूं, देखो जरा, ये हेडिंग है चार्ल्स लॉ इन डिग्री सेल्सियस स्केल।
ठीक है भैया। देखो इसी चीज को अगर हम डिग्री सेल्सियस स्केल में लिखें तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन आती है, वो हमें समझनी है, एनसीईआरटी में भी दी गई है। ध्यान से देखना जरा कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि V की वैल्यू कैपिटल T के प्रोपोर्शनल है। अब कैपिटल T तो क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है, तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं। रिलेशन ये आता है देखना कि VT V0 1 T by 273। ये है भैया इक्वेशन। चार्ल्स लो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में जो इस इक्वेशन से हम बताते हैं कौन सी चीज क्या है। देखिएगा VT यहां पर होता है भैया वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, V0 या V0 है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर जो T है ये है भैया टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। और कंप्लीट अगर मैं देखो ये जो है ना यहाँ T/273 का जो फैक्टर है इसको हम बोलते हैं दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, है ना। ये हमारे पास क्या होता है T/273 होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। इस पूरी टर्म को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। तो ये होता है भैया जी। देखो न्यूमेरिकल वगैरह तो यहाँ से कोई आता नहीं है, न्यूमेरिकल अगर आए तो भी हम तो जो है ना काम में तो हम ये वाला रिलेशन ही लेंगे। ये ध्यान में रखना, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो हमें तो कैपिटल T ही काम में लेना है। लेकिन भैया एनसीईआरटी में इस चीज को मेंशन किया गया है अच्छे से, तो आप ये चीज ध्यान में रखो। यह है चार्ल्स लो इन डिग्री सेल्सियस स्केल। क्लियर है बात। तो आप देखो जरा कि जैसे इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा इसको तो मैं मिटा रहा हूं एक बार। एक बहुत ही आसान सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट बेस्ट है। हालांकि क्वेश्चन नहीं है, उसको कंसेप्ट बोला ज्यादा ठीक रहेगा। इसको तो मिटा रहा हूं कि जैसे मैंने आपको ये बोला कि हमें ये पता है कि आप टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो ना V प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, T के। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे गैस एक्सपेंड करेगी, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। या जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे वैसे वैसे जो है वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। ऐसा ही है। तो भैया जी यहाँ देखो जरा की कंडीशन ऐसी है कि क्वेश्चन मैंने आपको ये पूछा कि एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस will becomes zero। ठीक है कि मैंने आपको पूछा कि किस टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप सोचो कि हमारे पास जो है ना बेसिकली VT इज इक्वल टू रिलेशन है V0 1 T/273। हमारे पास ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में VT की वैल्यू देखो कि हमें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम कितना करना है, 0 करना है। तो VT की वैल्यू हमने कितनी कर दी, 0 कर दी। VT 0 कर दी, ये इधर गया, क्या हो गया, 0। यानी मैं बोलूंगा 1 T/273, ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ से T की वैल्यू आ गई -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ये जो है वो एक्जेक्टली अगर आप देखोगे वही 273.15 होता है, जिसको हम 273 ले रहे हैं। तो भैया जी देखो इस टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, और इस टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -273 डिग्री बोल दो, या फिर अगर केल्विन में देखूंगा तो ये 0 केल्विन है ना। कि केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 केल्विन। ठीक, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0। तो मैंने कहा ना कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि गैस एक्सपेंड करेगी। और ठीक ऐसे टेम्परेचर कम करोगे तो कम करते 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 आपने टेम्परेचर को इतना कम कर दिया कि वॉल्यूम 0 हो गया, और टेम्परेचर कितना होगा, इतना होगा। मुझे बताओ क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या वॉल्यूम की वैल्यू कभी 0 हो सकती है, नहीं हो सकती। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो टेम्परेचर है ना, ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक है, रीजन क्या है मिनिमम पॉसिबल होने का, अच्छा ये थ्योरेटिकल है पूरा सिस्टम, ठीक है ना। प्रैक्टिकली जो है वो हम इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन डेटा ये कहता है, थ्योरी ये कहती है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होगा, ये होगा -273। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम कर रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा है। जैसे ही टेम्परेचर जो -273 हुआ, वॉल्यूम 0 हो गया। अब भैया इससे कम करोगे टेम्परेचर तो वॉल्यूम तो नेगेटिव हो जाएगा, कभी भी पॉसिबल नहीं है वॉल्यूम की वैल्यू नेगेटिव होना। तो भैया इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। और क्वेश्चन यही आता है कि डिग्री सेल्सियस स्केल में तो हम बोलते हैं टेम्परेचर नेगेटिव होता है, लेकिन केल्विन स्केल में टेम्परेचर नेगेटिव क्यों नहीं होता,
क्योंकि भैया 0 केल्विन से कम टेम्परेचर की बात हम नहीं करते हैं, 0 केल्विन से कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए केल्विन स्केल में कभी भी टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होगा। और ये जो 0 केल्विन आया है ना, इसको हम बोलते हैं भैया जी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है अपने पास 0 केल्विन। क्लियर है बात? तो ये तो ही एक बार चार्ल्स लो डिग्री सेल्सियस स्केल में ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, या फिर आप यूं समझो पहले तो ग्राफ, ठीक है, कि चार्ल्स लो पर जो ग्राफ है वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिएगा कि ग्राफ हमने जो पिछले बॉयल्स लॉ में भी पढ़े थे, चार्ल्स लॉ में भी हमें ग्राफ पढ़ने हैं। तो रिलेशन जो है वो क्या है, रिलेशन तो प्रोपोर्शनल का है ना। तो देखिएगा ग्राफ, ठीक है भैया जी। देखो रिलेशन ये है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, कैपिटल टी के। तो यहां अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ ये तो है v और ये है t, v और t का ग्राफ है। तो अब आप सोचो कि ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा ही होता है। ध्यान रखना ये ग्राफ जो है हम 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होता है, तो ग्राफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आएगा। अब वही बात कि इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर प्रेशर जो है क्या है, सेम है। मैं कहूंगा P1 और P2 की वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर, और इसलिए इसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक कर्व, ठीक है। ये होता है भैया आइसोबैरिक कर्व, क्योंकि हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या है, सेम है। और क्वेश्चन वही कंपैरिजन वाला आएगा। तो पिछली क्लास में मैंने आपको तरीका बताया था भैया कंपैरिजन का, ये टेम्परेचर है, ये यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। तो जैसे मान लो एक तो ग्राफ आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, एक ग्राफ आपको ऐसा दे दिया, एक ग्राफ आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, ये दे दिया P1, ये दे दिया P2, ये दे दिया P3। अब ये तीनों ग्राफ अलग अलग प्रेशर के लिए है, और अलग अलग प्रेशर के लिए अब कंपैरिजन करवा लिया कि भैया P1, P2, P3 में से कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भैया वहां पर क्या था, T1, T2, T3 था। तो मेथड क्या था कि किसी एक को कांस्टेंट कर दो, चाहे आप x वाले को कांस्टेंट कर दो, चाहे y एक्सिस वाले को कांस्टेंट कर दो, किसी एक को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। आपकी मर्जी, आप किसी को भी कांस्टेंट कर सकते हो। कि जैसे मान लो मैंने जो है वो v को कांस्टेंट कर दिया, एक लाइन ड्रॉ करो, ये लो, ठीक है। और इस लाइन पर हमें पता है कि इस पूरी लाइन पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और पूरी लाइन पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आप देखो जरा PV = nRT के पास चले जाओ, और PV = nRT ये कहती है कि अगर वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा है ना, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, T के। तो भैया जहां पर T ज्यादा है वहां पर P ज्यादा है। यहां पर आप देख लो जरा कि T की वैल्यू जैसे जैसे इधर जाऊंगा वैसे वैसे T क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ T की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ पर T की वैल्यू मॉडरेट है, यहाँ पर T की वैल्यू सबसे कम है। तो रिलेशन क्या आएगा, जो है इसको बोल देता हूँ T1, इसको T2, इसको T3 बोल देता हूँ। हाँ, तो T1 सबसे ज्यादा, फिर T2, फिर T3। तो रिलेशन ये है, साफ दिख रहा है, P1 सबसे ज्यादा होगा, फिर P2 होगा, फिर कौन होगा, P3। ये लो जी, ये कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन आता भी है, आया हुआ भी है ना, कि शायद जो है वो इसी साल क्वेश्चन पूछा है नीट में, जो है ये क्वेश्चन आया है ना, यहाँ कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आपको करवाया गया होगा। तो भैया देखो जरा कि ये हो गया ग्राफ। फिर इसके बाद देखो और भी कई डिफरेंट तरीके के ग्राफ पूछ सकता है, कि हमें ये पता है कि V = जो है वो क्या होता है, K T होता है, K कांस्टेंट है, तो V/T की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो V/T का ग्राफ भी आपको पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ है, इधर V इधर T है ना, या V/T वर्सेस V ले लिया, तो V/T हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट ही रहना है। या फिर जो आपको ये दे दिया कि इधर V/T वर्सेस दूसरी तरफ T है, तो भी V/T क्या रहना है, कांस्टेंट ही रहना है, ठीक है। तो देखो ये तो है जनरल ग्राफ। एक जो अभी अपन ने रिलेशन देखा था ना डिग्री सेल्सियस स्केल का, वहां से भी ग्राफ पूछ सकता है। तो अगर मैं वहां से ग्राफ बनाऊंगा तो ध्यान से देखना कि वो ग्राफ कैसा आएगा, कि भाई VT और डिग्री सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर का अगर हम ग्राफ बनाए, रिलेशन क्या था, VT = V0 1 + T/273, ठीक है। मुझे ग्राफ बनाना भी है VT वर्सेस T का, है ना, ग्राफ इज VT वर्सेस T। तो मुझे अगर ये ग्राफ बनाना है, यहां पर T डिग्री सेंटीग्रेड में है, अगर T केल्विन में होता तब तो हम कैसा बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं,
क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है केल्विन का रिलेशन। तो अब यहां पर देखो कि मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं, V0 T अपॉन 273 और ये क्या आया V0, ठीक है। या इसको मैं ऐसा लिख देता हूं V0 बाय 273 इंटू क्या T। ध्यान से देखो इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है mx प्लस c की, और इस इक्वेशन में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, इधर तो है हमारे पास T डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान से देखना कई बार ग्राफ पूछ लेता है ये, और डिग्री सेंटीग्रेड में हो तो ये वाला कर्व आएगा, यहाँ पर क्या है VT, और भैया ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, और ये जो इंटरसेप्ट है c, ये की वैल्यू तो है किसके इक्वल, V0 के इक्वल, और जो इसका स्लोप है ना, स्लोप होता है कितना, tan थीटा होता है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया V0 बाय 273, ये है अपने पास स्लोप, ठीक है। तो भैया ये ग्राफ आएगा VT वर्सेस T डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। फिर देखो कि अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन तो वो ही बहुत ही आसान सा काम, जिस तरीके के क्वेश्चन बॉयल्स लॉ पर बने थे ठीक वैसे ही क्वेश्चन जो है वो बनेंगे कहाँ, चार्ल्स लॉ पर। देखिएगा कैसे क्वेश्चन आएगा, कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है कि इफ, ठीक है, वही बात कि भाई वॉल्यूम ऑफ ए गैस, ठीक है, is increased by 40%, ठीक है, then calculate the percentage change in its temperature, ठीक है। भैया देखो प्रेशर मेंशन नहीं किया, टेम्परेचर में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज चेंज जो है ना, हमें पता है कि वॉल्यूम और कैपिटल T दोनों डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा मेंशन नहीं है तो टेम्परेचर हमें केल्विन में ही मानना है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वॉल्यूम 40% इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी 40% इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर में भी परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 40 का ही आएगा। अब चाहो तो करके देख लो, कि मान लो मैंने कहा था अभी परसेंटेज की बात जब भी करें तो आपको इनिशियली कितना लेना है, 100 लेना है, इनिशियल वॉल्यूम ले लिया कितना 100, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो मान लो आपने ले लिया कितना T1 इज T, नया वॉल्यूम जो है कितना 140 ले लेते हैं, है ना, क्योंकि 40% इंक्रीज हो जाएगा तो नया वॉल्यूम कितना 140, T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिलेशन ये कहता है V1 by V2 इज इक्वल टू T1 by कितना T2, तो V1 की वैल्यू तो आ गई कितनी 100, या आ गई कितनी 140, और T1 की वैल्यू है T, T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो T2 की वैल्यू आ गई कितनी 1.4, और ये कितना T। अब परसेंटेज चेंज, वही परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका है भैया जी 1.4 T फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू कितना 100, तो ये आ गया कितना 40%, और प्लस का आ रहा है तो इंक्रीज होगा। तो ध्यान रखना कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो जितना परसेंट इधर वाली क्वांटिटी में होता है या x में होता है उतना ही परसेंट चेंज किसमें होगा, y में होगा, ठीक है। तो ये तो सीधा सा काम है, मेरे ख्याल से जो ये क्वेश्चन मेरे को करवाना भी नहीं चाहिए था। नेक्स्ट जो है वो एक क्वेश्चन देखो आप, और ये जरूरी है कि जैसे क्वेश्चन ऐसा है कि टेम्परेचर of a gas is T degree centigrade, ठीक है। At this temperature this gas occupied 10 liter volume, ठीक है। when temperature of gas is increased by, ठीक है, 2 degree centigrade, then volume becomes 12 liter. Calculate the value of T, ठीक है। ये आपको बोला है कि आपको T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हाँ?
और वही बात है कि इसने कहीं पर भी नहीं बोला है कि प्रेशर कांस्टेंट है। कोई बात नहीं भैया, अगर नहीं बोला है तो ध्यान रखना, जिस चीज का जिक्र नहीं है आपको जो है वो चीज कांस्टेंट माननी है। प्रेशर का जिक्र नहीं है तो प्रेशर हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो आप यूं समझना कि यहां पर हम क्या करेंगे, प्रेशर तो क्या है, कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट है तो हमें ये पता है कि भैया जी रिलेशन ये कहता है V1 बाय V2 इज इक्वल टू कितना, T1 बाय T2, ये रिलेशन है। अब यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि जो मैंने डिग्री सेल्सियस वाला रिलेशन बताया था ना, VT इक्वल टू V0 1 प्लस T बाय, वो कहीं काम में नहीं लेना आपको। तो सारे क्वेश्चन जो है इसी से करने हैं, इसी रिलेशन से जो वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल इसी से करने हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो आप देखो कि V1 बाय V2 इक्वल टू क्या आया, T1 बाय T2। तो इनिशियल वॉल्यूम तो हमारे पास है कितना, इनिशियल वॉल्यूम तो जितना भी दे रखा है इसने, V1 की वैल्यू दे रखी कितनी, 12 लीटर, V2 सॉरी 10 लीटर, V2 की वैल्यू कितनी होगी, 12 लीटर। T1 मुझे बताओ पहले टेम्परेचर कितना था, पहले टेम्परेचर था डिग्री सेंटीग्रेड में, T डिग्री सेंटीग्रेड। अब केल्विन में बदलना है तो मुझे बताओ यहाँ पर कितना लूंगा, ये मैं लूंगा T प्लस 273। अब ये आया केल्विन में। और T2 अब देखो जरा कि पहले था कितना, T था, और कितना इंक्रीज कर दिया, 2 डिग्री इंक्रीज कर दिया, और 2 डिग्री इंक्रीज कर दिया। तो मुझे बताओ अब नया टेम्परेचर कितना, पहले तो T था, अब T प्लस कितना हो जाएगा 2, ये तो आया डिग्री सेंटीग्रेड में, प्लस साथ में इसको केल्विन में बदलना है तो कितना आएगा 273, यानी T2 की वैल्यू आएगी कितनी, T प्लस 275, ये लो जी, ठीक है। अब हमें करना है इसको सॉल्व, तो मैं क्या करूंगा, V1 बाय V2 है ना, तो V1 तो है 10, ये कितना है 12, और ये आ जाएगा हमारे पास T1 की वैल्यू T प्लस 273, और ये आ जाएगा कितना, T प्लस 270 कितना 5, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से T की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आया देखो जरा 10T प्लस 2750 हो जाएगा, ये आ जाएगा 12T प्लस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 3276, ठीक है। अब देखो कि यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो जरा कि T की वैल्यू जो है ना 2T इक्वल टू माइनस 520 कितना आ रहा है 6, माइनस का 5, और T इक्वल टू आएगा माइनस का 263 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना कि यहाँ पर T की वैल्यू इनिशियली जो वो डिग्री सेंटीग्रेड में थी, और आपको T की वैल्यू पूछिए तो T की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, माइनस का 263। तो T की वैल्यू यहाँ पर माइनस हो सकती है ना, कैपिटल T होता तो वो माइनस नहीं आना चाहिए था, लेकिन स्मॉल t की वैल्यू माइनस हो सकती है। तो यानी कि उस गैस का टेम्परेचर कितना था, माइनस 263 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये भी आपको पूछ सकता है। ये है भैया चार्ल्स लॉ, बहुत ही आसान सा काम है। नेक्स्ट जो अपने पास है ना इसी के जैसा है, जो तीसरा लॉ है गेलुसेक, उसकी भी बात हम कर ही लेते हैं। देखना जरा गेलुसेक, इसको तो बैठा रहा हूं। हाँ जी, देखो थर्ड इज गेलुसेक। ठीक है भैया, देखो कि एक बार हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, एक बार हमने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, तो गेलुसेक कहता है कि आप इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट रखो। कि अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो इस केस में प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो वही बात अगेन मैं लिखता हूं कि फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन अमाउंट ऑफ गैस, क्योंकि भैया अमाउंट जो है वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस इफ प्रेशर ऑफ गैस इज कांस्टेंट, ठीक है, कि गैस का प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, देन ओहो ठीक है, तो भैया प्रेशर नहीं, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि हम तो गेलोसेक पढ़ रहे हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट देन pressure of gas will be directly proportional to its absolute temperature। और वही एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, बाकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है क्या, टेम्परेचर इन केल्विन।
तो मेरे ख्याल से ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। बहुत ही सीधा सा काम, अमाउंट तो कांस्टेंट होना ही चाहिए। तो इसमें कहा कि भैया देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी के, और वही सारी चीजें हैं। और यहां पर देखो कि मैं ऐसा बोलूंगा कि प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कांस्टेंट आया वही के, और के की वैल्यू इस बार किस पर डिपेंड करेगी, जो चीज आपने यहां कांस्टेंट रखी है के की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। तो मैं बोलूंगा के डिपेंड्स ऑन प्रेशर, ठीक है, या फिर वॉल्यूम, क्योंकि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। और वॉल्यूम के साथ इसकी डिपेंडेंसी कैसे होगी, तो ये मैंने आपको तरीका बताया। किसके पास चले जाओ, पीवी इक्वल टू एनआरटी के पास चले जाओ। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी ये कहती है कि भैया देखो जरा कि पी और टी का रिलेशन अगर चाहिए तो पी इक्वल टू आ जाएगा एन आर बाई वी इंटू टी, दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, कि भाई P का P T का T, तो इसका मतलब T के साथ जो है वो जरूर क्या होगा, K होगा। तो K इक्वल टू आ जाएगा क्या, एन आर बाई वी। इन दिस केस हम ये बोलेंगे कि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो K क्या होगा, कम होगा। तो K और V का रिलेशन ऐसे निकालना है, ठीक है। अब देखो कि हमें ये पता है कि P बाई T ये हमेशा क्या रहेगा, K के इक्वल, यानी बोले तो कांस्टेंट। तो मैं स्टेट इक्वेशन यहां से बना सकता हूं P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, और यही रिलेशन आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पर काम में लेना है, ठीक है। तो भैया देखो जरा कि ये तो हुई एक बात। अब वही कि ग्राफ बहुत ही जरूरी, ग्राफ हमने जो अभी पहले भी देखे थे। तो यहां पर ग्राफ के लिए आप देखो कि सबसे पहला रिलेशन तो यही है कि हमें ये पता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T के। तो P और T का ग्राफ जो कैसा आएगा, ये P है ये T है, कैसा आएगा ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास ग्राफ आ गया ऐसा, ठीक। और अगर आपको पूछे कि भैया देखो इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर वॉल्यूम क्या है, सेम है, V1 और V2 क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये ग्राफ तभी आता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो क्योंकि हर एक पॉइंट पर वॉल्यूम सेम है इसलिए इस ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोकोरिक कर्व, ठीक है, कि हर एक पॉइंट पर जो वॉल्यूम सेम है, जब वॉल्यूम सेम होता है तो इसके लिए टर्म काम लेते हैं हम आइसोकोरिक। और वही क्या ग्राफ कंपैरिजन का क्वेश्चन अगर आ गया तो अब तो आप ये कर ही दोगे कि इधर P है, इधर हमारे पास T है, आपको मान लो तीन ग्राफ दे दिए है ना, कि एक तो आपको ऐसा दे दिया ये है मान लो V1, एक ये दे दिया ये है V2, और एक ग्राफ मैंने आपको ऐसा दे दिया ये है V3, और मैंने आपको कंपैरिजन करवा लिया कि V1 V2 V3 में से कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। तो अब देखो आप कि भाई तरीका मैंने आपको बताया हुआ है क्या, कि किसी एक को कांस्टेंट कर दो, या तो जो x वाले को कांस्टेंट कर दो या y वाले को कर दो, आपकी मर्जी। तो भैया देखो जरा कि आप वीडियो को पॉज करो, पहले खुद चेक करो, है ना। मैंने जो p को कांस्टेंट कर दिया, ये लो जी, इस पूरी लाइन पर p क्या है, कांस्टेंट है। मान लो इसके रेस्पेक्ट में जो है यहाँ पर वॉल्यूम है, या यहाँ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर यहाँ एक टेम्परेचर यहाँ, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वही पीवी इक्वल टू एनआरटी के पास जाऊंगा। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी ये कहती है कि देखो अगर प्रेशर को आपने कांस्टेंट कर दिया है ना, यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ना, इस पूरी लाइन पर प्रेशर सेम है, तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी के, यानी जहां टी ज्यादा होगा वहां पर वी भी ज्यादा होगा। टी सबसे ज्यादा कहां है, V1 के रेस्पेक्ट में टी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि V1 यहाँ सबसे ज्यादा आएगा, फिर V2 और V3 यहाँ पर सबसे कम आएगा, यानी कि इस केस में जो है वॉल्यूम सबसे कम है, इसमें ठीक ठाक बीच में है, और यहाँ पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है ना। तो ये काम करना है, ग्राफ कंपैरिजन का क्वेश्चन जो आपको पूछ सकता है। बाकी जो एक दो ग्राफ और है कांस्टेंट के, वो भी जो आ सकते हैं कि भाई हमेशा p बाई टी की वैल्यू क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। तो आप चाहे p बाई टी का ग्राफ p के साथ बनाओ, इधर जो p बाई टी है चाहे p के साथ बनाओ तो भी कांस्टेंट रहेगा, और ये p बाई टी है चाहे आप ये ग्राफ t के साथ बनाओ तो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है बात। तो ये है हमारे पास क्या, गैलुसेक लॉ, ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही आते हैं। एक यहां पर हम क्वेश्चन का टाइप देख लेते हैं, देखो जरा, ये एक जो चीज ध्यान में रखने वाली है बात, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इसको तो मिटा रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन ऐसा है कि भाई एक गैस सिलेंडर, a gas cylinder can withstand a maximum pressure
मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 15 atm। ठीक है, भैया इस लाइन का मतलब क्या है? कैन विद स्टेट का मतलब इतना प्रेशर मैक्सिमम वो झेल सकता है, ठीक है, या सहन कर सकता है ना। ड्यू टू इफ ब्यूटेन is filled in this cylinder at a pressure of 3 atm at room temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कि भाई आपको ये बोला है कि ब्यूटेन जो है इसमें भर रखी है 3 एटीएम पर और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ड्यू टू सडन फायर इन रूम इफ टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग। ठीक है, देन कैलकुलेट the temperature at which cylinder will burst। ठीक है, तो आपको ये बोल रखा है कि भैया वो टेम्परेचर कैलकुलेट करो जब सिलेंडर फट जाएगा। ठीक है, ऐसा केस है कि भाई ये गैस सिलेंडर कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 15 atm if butane is filled in this cylinder at a pressure of 3 atm at room temperature 27 degree centigrade due to sudden fire in room if temperature starts rising then calculate the temperature at which cylinder will burst। ठीक है, देखो इसने कहीं पर ये चीज मेंशन नहीं करी है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो एक चीज आप ध्यान में रखना, एक कंसेप्ट ध्यान में रखना कि केमिस्ट्री में कहीं पर अगर आ जाए क्लोज कंटेनर, ठीक है, एक तो क्लोज कंटेनर होता है, एक ओपन कंटेनर होता है। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है क्लोज कंटेनर, कहीं लिखा हुआ है ओपन कंटेनर, या फिर कोई ऐसा कंटेनर दे दे जिसके बारे में अंडरस्टूड है कि ये क्लोज ही है, तो क्लोज कंटेनर का मतलब हमेशा ध्यान में रखना, इसका मतलब होता है भैया वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, कि क्लोज कंटेनर, जैसे कि ये टर्म्स थर्मो में ज्यादा काम में आते हैं कि अगर कहीं पर क्लोज कंटेनर लिखा हुआ आता है तो वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, और कहीं पर अगर ओपन कंटेनर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है प्रेशर इज कांस्टेंट। क्लियर है बात? तो ये चीज ध्यान में रखना। अब जैसे सिलेंडर है तो ये चीज अंडरस्टूड है, सिलेंडर कैसा होता है? क्लोज होता है, तो क्लोज होता है तो यहां पर हम क्या मानेंगे कि वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब देखो कि हमें पता है कि P प्रोपोर्शनल होगा किसके? कैपिटल T के, तो मैं ये बोलूंगा P1 by P2 इज इक्वल टू क्या? T1 by T2। अभी प्रेशर कितना है? अभी प्रेशर हमारे पास है कितना? 3 एटीएम। पहले मुझे बताओ मैक्सिमम प्रेशर कहां तक जा सकता है? 15 तक जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जैसे ही 15 होगा तो क्या हो जाएगा? सिलेंडर बस्ट हो जाएगा। अभी टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 27 यानी कि 300 केल्विन। नया टेम्परेचर मैं कैलकुलेट कर देता हूं, तो यहां से जो हमारे पास ये कितना आएगा? 1500 केल्विन। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 1500 पर जैसे ही जो टेम्परेचर पहुंचेगा तो सिलेंडर क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भैया अगर मान लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलेंडर, जिस सब्सटेंस से सिलेंडर बना है ना, कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलेंडर मटेरियल इज 1200 केल्विन, देन प्रेडिक्ट दैट सिलेंडर विल बस्ट और मेल्ट। कि अगर भाई 1200 केल्विन है तो 1200 केल्विन है तो वो सिलेंडर जो कभी बस्ट नहीं हो सकता, सिलेंडर का सब्सटेंस पहले ही क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होना और बस्ट होना दोनों में डिफरेंस है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो आजकल मार्केट में नहीं फटने वाले सिलेंडर आते हैं, जो फटते नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली उनका कंसेप्ट ये होता है कि मैक्सिमम प्रेशर, जितना प्रेशर वो सहन कर सकते हैं, ठीक है, एक्चुअल में उस प्रेशर तक वो पहुंचते ही नहीं है कभी, उससे पहले ही अगर गर्म होंगे तो उससे पहले ही क्या होंगे? अपने मेल्टिंग पॉइंट पर ही क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीके से क्वेश्चन है, कहां से? गैलोसे का जो गैसियस लॉज है। 3 थे मोटा मोटी, तीनों हमने पढ़ लिए, 1-2 और है वो भी हम देख लेते हैं, देखिएगा। तो भैया गैसियस स्टेट में अपने पास नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, अभी जस्ट हमने गैसियस लॉज पढ़े,
तीनों लॉज हमने पढ़ लिए जो मेन थे। अब इसके बाद में एक है अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस, एक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक अपने पास है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इन सब की बात तो हम बाद में करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात बाद में करेंगे, आइडियल जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, इसके बाद में लास्ट में हम बात करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। ये छोटा सा पॉइंट है अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस, ध्यान से देखना अवोगाद्रो क्या कहता है। अवोगाद्रो ये कहता है कि हमारे पास कोई दो गैसेस हैं, मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहां पर है गैस ए, एक दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में है गैस बी। दोनों कंटेनर जो है बिल्कुल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब दोनों कंटेनर सेम टू सेम है। कहने का मतलब यहां टेम्परेचर T है तो यहां पर भी टेम्परेचर T, यहां पर प्रेशर P है तो यहां पर भी प्रेशर P। अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका भी वॉल्यूम कितना है, V है। तो अवोगाद्रो ये कहता है कि भैया दो गैसेस अगर सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर है तो इनके इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। ये कहता है कि जितने मॉलिक्यूल गैस ए में है उतने ही मॉलिक्यूल किस में होंगे, गैस बी में होंगे। बहुत ही सीधा सा काम है भैया। पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर आगे बात करते हैं। तो मैं कहूंगा कि अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो इक्वल वॉल्यूम of gases will have equal number of molecules at same temperature and same pressure। ठीक है कि भैया अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो इक्वल वॉल्यूम जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसमें होंगे। आप इसको यूं समझ सकते हो कि बहुत ही सीधा सा काम कि Pv इक्वल टू nRT आपको पता होगा। हालांकि Pv इक्वल टू nRT आया कहां से ये हम अगली क्लास में सीखेंगे, है ना। तो Pv इक्वल टू nRT आपको पता है और Pv इक्वल टू nRT में अगर मैं ये कहूं कि देखो इसने क्या कर रखा है, टेम्परेचर सेम कर रखा है, टेम्परेचर सेम है, ठीक है। इसने क्या कर रखा है, प्रेशर को सेम कर रखा है तो प्रेशर भी सेम है। फिर इसने क्या कहा कि इक्वल वॉल्यूम, यानी कि दोनों गैसेस का वॉल्यूम भी क्या कर रखा है, सेम कर रखा है। तो भाई Pv इक्वल टू nRT में टोटल चीजें है कितनी, 4। अब 4 में से जो आप देख रहे हो कि 3 चीजें इक्वल है, R तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो 3 चीजें इक्वल है तो चौथी चीज अपने आप क्या हो जाएगी, इक्वल। मोल इक्वल हो गए और मोल इक्वल हो गए तो मॉलिक्यूल अपने आप क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो बस यही अपने पास अवोगाद्रो हाइपोथेसिस है। ये कहता है कि भैया अगर वॉल्यूम इक्वल है दो गैसों का और इनका टेम्परेचर और प्रेशर भी इक्वल कर दिया तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी मैं यहां पर बोल सकता हूं कि भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस ए ये इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस बी। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर मॉलिक्यूल इक्वल है तो मेरे भाई मोल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं ये बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स इन गैस ए, ठीक है, ये इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ मोल्स इन गैस बी। दोनों में मोल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मुझे बताओ क्या दोनों में एटम्स इक्वल होंगे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन गैस ए ये इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन गैस बी। मुझे बताओ क्या ये कंडीशन सही है, ये स्टेटमेंट सही है क्या? भैया ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। कब सही हो सकता है, जब हम बोलेंगे कि गैस की एटॉमिसिटी क्या हो, सेम हो, है ना। इफ एटॉमिसिटी ऑफ बोथ गैसेस आर सेम कि भैया जी अगर दोनों की एटॉमिसिटी सेम हो तो भैया ये कंडीशन लग सकते हैं। जैसे मान लो इधर तो हाइड्रोजन है, इधर जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है, इसकी भी एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है। मान लो इधर 1 मोल है, इधर भी 1 मोल है, तो यहां पर जो मोल इक्वल हो गए, मॉलिक्यूल भी इक्वल हो गए, एटम्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन अगर मैं कहूं इधर O3 है तो यहां पर जो 1 मोल, यहां पर 1 मोल इक्वल हो गए। मॉलिक्यूल 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं, Na होते हैं, तो इधर भी मॉलिक्यूल Na, इधर भी मॉलिक्यूल Na। इधर एटम्स कितने होंगे, 2Na, इधर कितने होंगे, 3Na। तो एटम्स जो है वो इस केस में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट केवल तभी सही है जब गैस की एटॉमिसिटी क्या होगी, सेम होगी। आई होप मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो यही है भैया अपने पास क्या, अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस।
ठीक है। अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो एक सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब तो नोट्स जो है वो आप बना रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही हम आसान सा एक क्वेश्चन लेंगे। देखिएगा जरा, मैं ये कहता हूं कि हमारे पास एक कोई कंटेनर है, कि जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपको दे दिया कि 1.6 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है। एक दूसरा कंटेनर है, यहां पर दे दिया 1.6 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। ये STP पर है, ये भी STP पर है, दोनों के दोनों कंटेनर STP पर है। आपको ये बोला है कि भैया जी which of the following statement is correct, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है। जैसे पहला आपको दे दिया कि वॉल्यूम ऑफ CH4 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ O2, दूसरा आपको दे दिया वॉल्यूम ऑफ CH4 इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ O2, तीसरा आपको दे दिया वॉल्यूम ऑफ CH4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2, और चौथा आपको दे दिया नन ऑफ दिस, ठीक है। जैसे चार ऑप्शन है, चेक करना कि कौन सा सही है। भैया जी एसटीपी का मतलब यहाँ टेम्परेचर प्रेशर जितना है यहाँ पर भी टेम्परेचर प्रेशर उतना ही होगा, दोनों में टेम्परेचर प्रेशर क्या है, सेम है। अगर मेरे भाई दोनों में टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो अब हम मोल चेक करते हैं, वॉल्यूम ये कोई जरूरी नहीं है वॉल्यूम सेम होगा, चेक करना पड़ेगा कि अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा तो मोल बराबर होंगे, या आप ऐसा भी बोल सकते हो दोनों में मोल बराबर होंगे तो वॉल्यूम बराबर होगा। यहां पर मुझे बताओ NCH4 कि अगर मैं जो CH4 के मोल निकालूंगा तो CH4 के मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल कितने हैं 0.1। यहां पर जो अगर मैं O2 के मोल निकालूं तो ये आएगा 1.6 डिवाइड बाय 32, तो NO2 ये हमारे पास आएंगे 0.2, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं ये बोलूंगा NO2 इज ग्रेटर देन NCH4, तो भैया जी O2 के मोल ज्यादा है, ठीक है, और जिसके मोल ज्यादा होंगे ना उसका वॉल्यूम भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। ओके 0.2 नहीं, दिस विल बी पॉइंट, है ना, ये अलग आएगा ना, ये तो हमारे पास कितना आ रहा है 1/20 आ रहा है, यानी 0.05 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर CH4 के मोल क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, कहने का मतलब CH4 का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो ये है अपने पास अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, है ना, सिंपल सा काम है कि अगर दो गैसें हैं, दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दिया, टेम्परेचर सेम कर दिया, प्रेशर सेम कर दिया, तो मोल भी सेम होंगे, और मोल सेम होंगे तो हम बोलेंगे वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये है अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। इस क्लास में हम एक और टॉपिक कवर करते हैं और वो है भैया इक्वेशन ऑफ स्टेट। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट, देखो क्या इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, ठीक है। और यहां से जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, कि भाई अभी हमने जो है वो 3 गैसियस लॉज पढ़े, हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा, हमने गैलुसेक लॉ पढ़ा, फिर हमने अवोगाड्रो हाइपोथेसिस भी देखी। इन तीनों को जो है वो हम देखें तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट किया, ठीक है, तो प्रेशर जो है ये वॉल्यूम के क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। बॉयल्स लॉ, ठीक है, ओके दिस इज बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे, और गैलुसेक लॉ, ठीक है, ये आपको क्या कहता है कि भैया अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे, ठीक। अब देखना, मैंने आपको कहा कि गैसियस लॉज केवल तभी लागू होते हैं जब अमाउंट ऑफ गैस क्या हो, कांस्टेंट, तो मोल तो वैसे भी क्या है, कांस्टेंट है। अब आप समझो इसको कि इन तीनों को मिला के ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 3, इन तीनों को मिला के हमें एक इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप देखना जरा कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन तीनों को मिलाऊंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं पीवी का जो प्रोडक्ट होगा ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी के। इन तीनों इक्वेशन से हम ऐसा बोल सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ पीवी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी।
अब आप चाहो तो इसको जो एक एक वैल्यू रख के देख सकते हो कि अगर मैं इसमें प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, टी के। अगर मैं इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं तो प्रेशर प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, टी के। और अगर आप टी को कांस्टेंट कर दो तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये जो इक्वेशन है ना, इसको जो है वो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये तीनों, इन तीनों से ये इक्वेशन बनी है। मैं यहां से यूं बोल सकता हूं PV इज इक्वल टू, देखो प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट काम में लेंगे, मान लो ये कांस्टेंट है K, तो PV इज इक्वल टू KT, तो PV बाय T इज इक्वल टू क्या आया, कांस्टेंट आया। भैया देखो इस कांस्टेंट को जो है ना हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को ही हम आगे चल के R से रिप्लेस कर देंगे, गेस कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, ये अगली क्लास में बात करेंगे। तो ये जो K है यही वास्तव में क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, इसको R से रिप्लेस कर देते हैं। तो PV बाय T की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। तो यहां से मैं बोल सकता हूं P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं भैया दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट इक्वेशन बोलते हैं, है ना। कि जैसे हमने इससे पहले बात करी थी कि यार चार्ल्स लॉ आपको तब लगाना है जब प्रेशर कांस्टेंट हो, बॉयल्स लॉ आपको तब लगाना है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और गैलुसेक लॉ आपको तब लगाना है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। लेकिन मान लो कि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें P भी चेंज हो रहा है, जिसमें V भी चेंज हो रहा है और जिसमें T भी चेंज हो रहा है, तीनों की तीनों, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तीनों चीजें चेंज हो रही है। When all three things are variable, then equation of state will be used. जब तीनों की तीनों चीजें चेंज हो तो उस केस में आपको स्टेट इक्वेशन काम में लेनी है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अक्सर आता भी है। जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। देखो कि आपको ये बोला है कि इफ प्रेशर ऑफ ए गैस इज डबल्ड and its temperature is reduced by 1/4 times of initial, ठीक है। then by what factor its volume will be changed, ठीक है। आपको पूछ लिया कि किस फैक्टर से इसका वॉल्यूम जो है ना वो बदल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम ये करना है कि भैया देखो इसमें प्रेशर भी चेंज हो रहा है, इसमें वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, इसमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। जब सारी चीजें चेंज हो तो हम इक्वेशन काम में लेंगे क्या, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। तो ये हम स्टेट इक्वेशन काम में लेंगे। तो पहले प्रेशर मान लो P1 है, पहले वॉल्यूम V1 है, पहले टेम्परेचर T1 है। अब प्रेशर कितना कर दिया, डबल कर दिया, यानी 2P1 कर दिया। वॉल्यूम कर दिया V2 है जो हमें चेक करना है, और T2 की वैल्यू कितनी कर दी, पहले से T1 बाय 4 कर दी। तो T1 कैंसिल, P1 कैंसिल हुआ, है ना। तो V1 इज इक्वल टू आया 8 V2, तो V2 आ जाएगा कितना, 1/8 V1। कहने का मतलब जो वॉल्यूम है ना वो पहले से कितना हो जाएगा, 1/8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये सिंपल सा काम है स्टेट इक्वेशन का। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। स्टेट इक्वेशन से जब क्वेश्चन आएगा, एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जब सारी की सारी तीनों की तीनों चीजें वेरिएबल है तो आपको स्टेट इक्वेशन लगानी है, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में जो हम यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपके समझ में आई होगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आपको स्टेट इक्वेशन पर दिया, इसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। लैंग्वेज कैसे भी दे सकता है, आपको बोल सकता है कि भाई एक जो है एयर बबल जो है वो ऊपर जाएगा, एयर बबल जो है झील के पेंदे पर बना है, ठीक है, और ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, बताओ प्रेशर किस फैक्टर से चेंज हुआ। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात। तो ये है, बाकी जो है यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।